हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस लेक्चर के अंदर हम आईपीसी का कंटिन्यूएशन में देखेंगे आगे का लेक्चर। ये बेसिकली ये वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जिसके सिलेबस के अंदर या जिसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक सिलेबस के अंदर एक सब्जेक्ट आईपीसी है। ये उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्लैट के लिए, एपीओ के लिए, लॉ ऑफिसर के लिए, एनी एग्ज़ाम जो लीगल फ्रेटर्निटी से बिलोंग करता है, लीगल फील्ड से बिलोंग करता है, जिसमें आईपीसी एक सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में। अभी हमें बात करना है क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी। कंपनी की क्या क्रिमिनल लायबिलिटी होती है? तो एंशिएंट टाइम पे क्या होता था, क्या कंपनी की खुद की कोई बॉडी होती है, खुद का कोई माइंड होता है, वो खुद एक्ट भी नहीं करते, अपने एजेंट के थ्रू एक्ट करते हैं, वो कभी भी कोई क्राइम के कमीशन को ऑथराइज नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर हम ये मानते थे कि इन रीजंस की वजह से कंपनी की तो क्रिमिनल लायबिलिटी होती ही नहीं है। अगर कंपनी की खुद की बॉडी नहीं है तो हम उनको हैंग और इम्प्रिजनमेंट कैसे करें? अगर उनका माइंड नहीं है तो मेंसरिया कैसे हो सकता है? क्योंकि मेंसरिया तो गिल्टी माइंड ही होता है। जब माइंड ही नहीं है तो मेंसरिया कैसे होगा? जब वो एक्ट खुद नहीं कर रहे यानी कि अपने एजेंट के थ्रू करा रहे हैं, कोई तो काम कर ही रहा है, तो एजेंट के काम की वजह से उस टाइम पे कंपनी की कोई वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं बनती थी। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशंस जो हैं वो चेंज हुई। जैसे एक केस आया था हमारा आर वर्सेस बिरमिंघम रेलवे कंपनी, 1842 का केस था। इसमें बेसिकली रेलवे क्या कर रही थी, कमिट कर रही थी पब्लिक न्यूसेंस और हाईवे की कंस्ट्रक्शन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी, बनने नहीं दे रही थी। तो यहाँ पर ये बोला गया कि भाई जो रेलवे है वो रिस्पॉन्सिबल है पब्लिक न्यूसेंस के लिए और यहाँ पर उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज हो रही है। तो यहीं पर बोला गया एक तरीके से एक फॉर्मूला कि कहीं पर किसी स्टैट्यूट के अंदर अगर कोई स्टैट्यूटरी ड्यूटी को फिक्स किया गया है और उसी ड्यूटी को वो पर्सन फेल कर देता है पूरा करने से, तो यहाँ पर उस पर्सन की क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज हो जाती है, क्योंकि आपके ऊपर ड्यूटी थी, कुछ ऑब्लिगेशन थी, आप उसको पूरा नहीं कर पाए तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट केस आता है। इस केस के अंदर बोला था, जैसे हमने पहले बात करी कि कंपनी के तो माइंड ही नहीं होता खुद का, तो यहाँ पे किसको कंपनी का माइंड माना गया? डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर्स जो है वो क्या माने जाएंगे? कंपनी के माइंड माने जाएंगे। तो बेसिकली इस केस के अंदर ली वर्ड कैरिंग कंपनी वर्सेस एशियाटिक पेट्रोलियम कंपनी 1950, इस केस के अंदर डिस्टिंक्शन बताया गया कि जो सुपीरियर ऑफिसर्स हैं और जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उसमें क्या डिफरेंशिएशन है, क्या डिफरेंस है। भाई जो सुपीरियर ऑफिसर हैं उनके बोलने पर ही कंपनी के अंदर हर एक पत्ता हिलता है, लेकिन क्या सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के कहने पर ऐसा कुछ होता है? नहीं। तो जो सुपीरियर ऑफिसर्स है वही तो माइंड हुए ना, सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स तो माइंड नहीं हुए। इसके बाद एक और केस आता है मेसर सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड केस। इसके अंदर क्या था कि कंपनी जो है वो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल उसी क्राइम के लिए होगी जो ह्यूमन इंडिविजुअल कमिट कर सकते हैं। तो क्या ऐसा है? नहीं, ह्यूमन इंडिविजुअल कोई एक क्राइम कमिट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमन इंडिविजुअल क्राइम कमिट कर सकते हैं रेप का, क्या कंपनी कर सकती है? नहीं कर सकती। तो ऐसे ऑफेंस के लिए कंपनी कभी भी लायबल नहीं होगी जो ऑफेंस सिर्फ एक ह्यूमन इंडिविजुअल ही कमिट कर सकता है, ठीक है। तो कंपनी कैन नॉट बी पनिश्ड बाय डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और हमें ये चीज़ भी याद रखनी है कि कंपनी को हम कभी भी डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की कोई बॉडी नहीं है। बॉडी नहीं है तो हम उनको हैंग और इम्प्रिजनमेंट नहीं कर सकते, जो हमने ऊपर देखा। तो यहाँ पे क्या दिया जाता है? एक्सक्लूसिवली और ऑल्टरनेटिवली फाइन इम्पोज किया जाता है कंपनी पर। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 10 एंड सेक्शन नंबर 11 के अंदर क्या डेफिनेशंस दी गई हैं जो जनरल एक्सप्लेनेशन के अंदर आता है। तो सेक्शन नंबर 10 के अंदर मैन और वुमेन की डेफिनेशन बताई गई है। इसको बताया गया है कि मैन और वुमेन की कैटेगरी में कौन कौन इंक्लूड होंगे। तो बेसिकली मैन ऑफ एनी एज और वुमेन ऑफ एनी एज, किसी भी एज का यहाँ पे पर्सन हो वो यहाँ पे मैन और वुमेन कंसिडर किया जाएगा। और पर्सन की कैटेगरी में आ जाएंगे कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सनस, ये सारे पर्सन की कैटेगरी में फॉल करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं गिल्टी माइंड की यानी कि मेंसरिया, तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट मैक्सिम आ जाती है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस अकम्पनीड विद गिल्टी माइंड। कि कोई एक पर्सन कोई एक्ट कमिट कर रहा है वो तब तक गिल्टी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका माइंड गिल्टी ना हो। या भाई उससे कोई एक्ट हो गया, ठीक है, हो गया, यानी कि यहाँ पे एक्टस रियस हो गया, लेकिन क्या मेंस रिया था? क्या माइंड गिल्टी था? नहीं था। तो यहाँ पर उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम एक बोल सकते हैं, इक्वेशन बोल सकते हैं मैथ्स में जैसे हम पढ़ते थे, तो 2 + 2 = 4। तो ऐसे ही मेंस रिया प्लस एक्टस रिया
इज इक्वल टू क्रिमिनल लायबिलिटी हो गई आपकी अराइज, ठीक है, क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज हो गई, तो यहाँ पर ये एक फॉर्मूला हम यहाँ पे बोल सकते हैं। इसके बाद आ जाता है गिल्टी एक्ट। गिल्टी एक्ट आ गया यहाँ पे, यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्टस रियस की। एक्टस रियस हम कैसे देख सकते हैं? कंडक्ट से आपका पता लगाएंगे एक तो कि भाई आपने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, पता चल ही रहा है, सामने दिख रहा है, आपने चक्कू मारा तो सामने दिख रहा है चक्कू मारा, प्लस आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, बाकी अदर एविडेंसेस से भी आपकी चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी। साथ के साथ एक गिल्टी माइंड के अंदर एक और पॉइंट आता है कंडक्ट का, कि गिल्टी माइंड में किसी पर्सन के इंटेंशन आई कि मैं अपने नेबर को मार दूंगा, वो मेरे को परेशान करता है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर क्या उसके माइंड में जो ये इंटेंशन आई हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्या उसको ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं कि देखो इसके माइंड में इंटेंशन आ रही है, देखो इसके माइंड में अभी ये सोच रहा है, ये हम ऐसे नहीं पता लगा सकते। तो यहाँ पर हम उस इंसान के कंडक्ट से पता लगाते हैं कि इसके माइंड में जेन्युइनली क्या इंटेंशन थी। जैसे कि मैं एग्जाम्पल से बोलूँ, एक पर्सन है, ए ने बी को एक लकड़ी के स्टिक से मारा और लकड़ी के स्टिक से उसने उसके बैक पे मारा, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा उसको इंजरी नहीं आएगी कि उसकी डेथ कॉज हो जाए। लेकिन ए ने क्या किया, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर ए ने लोहे की स्टिक ली और उससे बी के सर पे मारा, तो यहाँ पर उसके कंडक्ट से पता चल रहा है कि उसकी इंटेंशन क्या है। इतना तो हम में भी दिमाग है कि अगर लोहे की स्टिक से मारोगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा, लकड़ी की स्टिक से मारेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मैटर करती है, आपके कंडक्ट से आपका गिल्टी माइंड है कि नहीं है वो चीज़ पता लगाई जा सकती है। गिल्टी एक्ट के अंदर अब आ जाता है एक्ट। सेक्शन नंबर 32 बताता है एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। तो एक्ट के अंदर ऐसे इलीगल एक्ट्स तो इंक्लूड हैं ही साथ इलीगल ओमिशंस भी इंक्लूड हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसने बी को देना है खाना, लेकिन वो अगर खाना नहीं देता है और खाना ना देने की वजह से बी की हो जाती है मृत्यु, तो यहाँ पे ए जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा बी की डेथ के लिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन होना ज़रूरी है। ए पर्सन के ऊपर बी को खाना खिलाने की लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को खाना देते हैं तो पेरेंट्स के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो अपने बच्चों का टेक केयर करें। ऐसे ही हस्बैंड के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो अपनी वाइफ का टेक केयर करे, अपने पेरेंट्स का टेक केयर करे, उनको मेंटेन करे। अगर वो नहीं करता है, ओमिशन कर देता है, खाना उनको नहीं देता है और जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर ये कहलाएगा ओमिशन, इलीगल ओमिशन। इसके बाद सेक्शन नंबर 33 बताता है कि एक्ट के अंदर इंक्लूड होगा सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट। चाहे हमने सिंगल एक्ट करा हो, चाहे सीरीज ऑफ अलग अलग एक्ट करे हो, जैसे हमने एक थप्पड़ मारा या 4 थप्पड़ मारे, सज़ा बराबर है। हमने चक्कू उसको एक बारी पेट में मारा या 4 बार मारा, सज़ा बराबर है। हमने उसको एक बारी खाना नहीं दिया, हमने उसको 4 बारी खाना नहीं दिया, सज़ा बराबर है। तो वही बात यहाँ पे बोली है कि एक्ट इंक्लूड सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट। और सेम इन द अदर हैंड अगर हम ओमिशन की बात कर रहे हैं तो ओमिशन में भी हम यही सेम चीज़ अप्लाई करेंगे कि ओमिशन इंक्लूड्स सिंगल ओमिशन और सीरीज ऑफ ओमिशन। इसके बाद आता है इंजरी। इंजरी जो है वो कहाँ हेल्ड हो रही है, कहाँ पे हो रही है, तो किसी की बॉडी पे हो सकती है, किसी के माइंड पे हो सकती है, किसी की रेपुटेशन पे हो सकती है, किसी की प्रॉपर्टी पे हो सकती है। तो आप कहीं पर भी इंजरी पहुंचा रहे हो। तो ये हो गए हमारे सारे कुछ एसेंशियल्स ऑफ क्राइम जिनको हमने डिटेल में देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्दर और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। कनेक्टेड रहिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।